हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्टेस्ट रिवीजन में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल जनरल नॉलेज। जो हमारा 1 से 40 क्वेश्चन था वो हिंदी का था, और 41 से जो हम सबका ये 80 रहेगा, यह मूल विधि और संविधान एवं सामान्य ज्ञान का रहेगा। तो हम 41वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग कहते हैं, ठीक, इसी का हिंदी रूप है, कई लोग नहीं जानते, का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी, जिसे हम लोग सुमन बेरी कहते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह अधिकार जो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के खंड 3 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकता है। पहला, दिवालिया घोषित कर दिया गया। दूसरा, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान, जैसे पैसा वैसा लेते हैं जिसे हम सब लोग ब्लैक मनी कहते हैं, रोजगार में संलग्न होना। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। 43वां नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक स्मारकों, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 55, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव है। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब जो राष्ट्रपति के पास होती है, उसके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से जो हमारा यह अनुच्छेद 51 है, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। हमारा 44वां प्रश्न, राजस्व बोर्ड, जिसे उत्तर प्रदेश में है, की स्थापना वर्ष 1831 में कहाँ पर की गई? तो जो राजस्व बोर्ड है हमारे इलाहाबाद में है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, ठीक। इसकी स्थापना 1831 में की गई थी। 45वां नंबर प्रश्न, किस भूधृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई? तो इसका आंसर होगा जमींदारी प्रणाली। औपनिवेशिक काल में भारत के मुख्य रूप से निम्नलिखित भूधृति पद्धतियां अपनाई गई, मतलब जिससे भूमि को ले लिया जाता था। इसमें इजारेदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्त प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा था। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। 46वां नंबर हमारा प्रश्न है कि संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, यह 44वां संशोधन जो था संविधान का 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया गया था, और इसे अनुच्छेद जो है 300A में रख दिया गया था, ठीक। और इसके बाद हमारा 47वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? मतलब जिसे PIL बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ए, मतलब इसमें VR कृष्ण अय्यर जी हैं, इन्होंने भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, बताया का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन इसमें जो VR कृष्ण अय्यर है, इनके साथ एक और थे न्यायमूर्ति, उनका नाम है PN भगवती, कभी ये भी पूछ सकता है। 48वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, 48वां नंबर प्रश्न, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 5 वर्ष है। कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का उद्देश्य अनुबंधों के तहत होने वाले कृषि को एक कानूनी सुरक्षा कवच देना है। इस विधेयक की मदद से किसान किसी फसल को पैदा करने के लिए 5 साल तक अनुबंध
कर सकता है। उल्लेखनीय है वर्तमान में केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापिस ले लिया। जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा था वही कृषि कानून बिल के बारे में बात हो रही। तो 49वां नंबर हमारा प्रश्न है, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारिती कहा जाता है? तो इसमें जो है यह है ए हिंदू या विभाजित परिवार, बी एक कंपनी, सी व्यक्तियों का निकाय। तो इसमें जो है यह तीनों सही होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में आयकर निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम में 298 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां शामिल है। एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी व व्यक्तियों का निकाय इस अधिनियम में शामिल है तथा इसे निर्धारिती कहा गया है। तो निर्धारिती किसे कहा गया है? हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी व व्यक्तियों के निकाय को। 50वां नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को किससे संबंधित है? तो यह जो हमारा है निवारक निरोध से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम निवारक निरोध से संबंधित। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधित कारणों से एक हो सकता है। इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। 51 नंबर प्रश्न, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किसके मामले में वैध बनाया गया था, मतलब बताया गया था? तो इसका आंसर ए होगा, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय संघ जो 2011 का मामला था, यह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, के मामले में वैध बनाया गया था। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात ऐसे मामले जहां लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय से कोमा में पड़ा हो, तब रिश्तेदारों की सहमति से डॉक्टरों का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी जीवन रक्षक उपकरण बंद कर देते हैं और इसकी मौत हो जाती है। 52 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह जो हमारा 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। 53 नंबर प्रश्न, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया, जबकि 2021 में नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया रेसा व दामित्री मुराटोव को प्राप्त हुआ। 2021 का हमको याद करना है। इसी तरीके से 54वां नंबर प्रश्न, राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो यह जो हमारा तमिलनाडु सरकार थी, इनके द्वारा इनको राजमन्नार समिति लाई गई थी। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें थी, अवशिष्ट विषय या समाप्त कर दिया जाए या राज्यों को दे दिए जाए। दूसरा नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हमारा 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह जो हमारा निर्माण है, यह 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली व सीमेंट को 8 कोर सेक्टर कहा जाता है। इन उद्योगों को देश के विकास के लिए परम आवश्यक माना जाता है। 56वां नंबर हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी की फसल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा गेहूं और जौ। रबी से हम लोग सूर्य को याद कर लेंगे, क्योंकि जब भी सूर्य होता है गर्मी ज़्यादा रहती है, तो गर्मी के समय हम सब लोग सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं? गेहूं और जौ की फसल को। इसी तरीके से हमारा जो है रबी की फसलें सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में जब गर्मी पड़ने स्टार्ट हो जाती है को काट ली जाती है। उदाहरण जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया। ठीक इसी तरीके से हमारा जो है 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 110 होगा। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उल्लेखनीय है कि किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। 58 नंबर हमारा जो प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। वर्ष 2021 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की लिस्ट साझा की। इसके साथ ही दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले
निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। 59 नंबर प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो हमारा 61वां संविधान संशोधन था। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो 21 जो है 61 मतलब बुढ़ा, अगर बुढ़े हो जाते हैं तो हम सब लोग ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, तो 21 से 61 याद रखना है। 59 नंबर प्रश्न, किन संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1889 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, किंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष कर दी गई थी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 60वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो यह डगलस एम्बर्ट ने किया। चार्ल्स बेबेज ने हमारा कंप्यूटर का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम लोग WWW कहते हैं, इसका आविष्कार टिम बर्नल ने किया। 62 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो यह यकृत है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले भाग में निकला हुआ होता है। 63 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो यह इसका आंसर ए होगा। भाग जो हमारा 14वां है, यह भारतीय अखिल सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन है। वर्तमान में यह निश्चित है। निश्चित का मतलब होता है कि इसे अब निरस्त अर्थात हटा लिया गया है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 64 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्वों में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को प्रदूषक द्वारा भुगतान, जिसे पॉल्यूटर पे सिद्धांत कहते हैं, कहा जाता है। 65 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत से अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसके जो संस्थापक थे सैयद अहमद खां थे। भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खां थे। यह एक इस्लामी आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिक सुधार करना था। सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता था, की स्थापना की। इस केंद्र पर पाश्चात्य विषय, विज्ञान एवं मुस्लिम धर्म जैसी सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। 66 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में बाल लिंग अनुपात को किस आयु के वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो जो हमारे 0 से 6 मतलब जो जन्म लेते हैं और 6 वर्ष तक होते हैं, उनको दिया गया। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। भारत में बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 67 नंबर प्रश्न, CERT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CERT का पूर्ण रूप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका गठन 2004 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह टीम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे IT कहते हैं, मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 68 नंबर हमारा प्रश्न है, वेल्स घास का खुला मैदान जो होता है, यह समशीतोष्ण घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह जो घास का मैदान है हमारा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसी तरीके से जो घास की भूमियाँ यह 2 प्रकार की होती है। एक होता है उष्णकटिबंधीय, एक होता है समशीतोष्ण।
इसको हम और थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं। जो हमारा उष्णकटिबंधीय होता है इसमें हमारा सवाना घास आता है, जिसे अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, सवाना। ब्राज़ील में जो होता है घास का मैदान होता है उसे कंबोज, और लानोज जो वेनेजुएला कोलंबिया है उस देश में इसे लानोज कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो कनाडा और यूएसए में इसको हम प्रेयरी कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में हम इसे डाउन्स कहते हैं, एशिया यूक्रेन रूस चीन के मंचूरिया प्रदेश जो होता है उसमें हम इसको स्टेपी कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो जो सती प्रथा को समाप्त करने वाले थे विलियम बेंटिंक थे। इसका आंसर भी होगा। भारत में राजा राममोहन के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1828 जो 1835 इनका कार्यकाल था उसमें वायसराय थे, ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया। 70 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया गया? तो इसका आंसर जो हमारा होगा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, यह सुप्रीम कोर्ट का मामला था जो कि 2008 में उठा था, के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया गया। 71 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ की यात्रा की थी? तो यह चंपारण की यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए सन 1917 ईस्वी में चंपारण जो कि बिहार में है उसकी यात्रा की थी। उल्लेखनीय है कि बिहार के एक किसान नेता जिसे राजकुमार शुक्ल कहा जाता है, जिनका नाम था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान ही किया था, और भारत के पहले इन्होंने एक आंदोलन किया था जो सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो वह जो हमारा दक्षिण अफ्रीका था वहाँ किया था। इस आंदोलन के कारण अंग्रेज को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। हमारा 72 नंबर प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? इसका आंसर हमारा होगा ए.के. गोपालन मामला। ए.के. गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। 73 नंबर प्रश्न, वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप के मालिक है? तो जो फेसबुक है इसने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। वर्ष 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। 74 नंबर प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके द्वारा राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधित सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त भी सम्मिलित है। 75 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो जो हमारा है 3 इसमें अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS बोलते हैं, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS बोलते हैं, और तीसरा भारतीय वन सेवा जिसे IFS बोलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो इसका आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। अक्टूबर 2021 में इन्वेस्ट इंडिया को सर्वसम्मति से 2021 से 2023 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जिसे WAIPA कहते हैं, का अध्यक्ष चुना गया। 77 नंबर प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह कितनी राशि जुर्माना देना पड़ेगा? तो इसका आंसर भी होगा 1000 रुपये। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194B के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो उसे 1000 रुपये की राशि दंड के रूप में देना होगा। 78 नंबर हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप हो जाता है, मतलब याददाश्त चला जाता है? तो यह हमारा है अल्जाइमर रोग के कारण। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति लोप हो जाता है, इसलिए इस रोग को भूलने का रोग भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है। 79 नंबर प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया, मतलब बंद कर दिया। पुलिस अधिकारी किसका दोषी है? तो यह अनधिकृत कारावास का दोषी है। यदि एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को हवालात का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार करता है और हवालात में बंद करता है तो वह अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 के अंतर्गत अनधिकृत कारावास का दोषी माना जाएगा। 80 नंबर हमारा प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? तो जो हमारा भारतीय संविधान में जो 1976 है, सन 1976 में इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में बहुत से परिवर्तन किया गया था, जो इस प्रकार है। संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके स्थापित की तो हमारे जो यूपीएसआई में पूछे गए थे 80 प्रश्न समान ज्ञान और मूल विधि के, तो इस तरीके से थे। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इस पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को बजा लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि इतने ढेर सारे यहाँ पर आप सबको कंटेंट जो है नए नए आपको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।